एंड वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एम स्टडी चैनल में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वर्ण विचार पढ़े थे। वर्ण विचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जाने थे। अब व्याकरण का दूसरा भाग है शब्द विचार, जो आज हम लोगों को पढ़ना है। उनके डिफिनेशन, उनके प्रकार क्या होते हैं, आज यही सब क्लास में बताएंगे हम, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम लोग शब्द विचार की परिभाषा देखते हैं, किसे कहते हैं। शब्द विचार एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल, लड़का इत्यादि। यहाँ पे लिख देते हैं कि आप लोगों को, जैसे फूल, लड़का इत्यादि। मतलब जैसे फ एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, तो दोनों को मिलाने से एक शब्द बना, तो इसी को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। लड़का, लड़का में भी वही है, देखिए 3 वर्णों को मिला के बना है लड़का, तो इसीलिए वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद हम बता रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे 2 प्रकार के शब्द के भेद बताए गए हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द देखिए आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। सार्थक शब्द आपका पहले बता दे रहे हैं कि किसे कहते हैं। सार्थक शब्द यानी कि जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, कमल, खटमल, रोटी, सेव इत्यादि बहुत सारे सार्थक शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा हो गया आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी कि जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राठी, विठा, ची, वाना, वोती आदि, यानी कि इन सब का कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं समझने के लिए, राटी, राटी में इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं है। विठा, विठा इसका भी कोई अर्थ नहीं है। वी, चाना, ची, यानी कि कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थ प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। अभी हमने आपको अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद बताए, सार्थक और निरर्थक। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद बता रहे हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखिए किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार में आ जाता है, यानी कि परिवर्तन में आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिंग, लड़का पढ़ता है, इसी को
लड़की पढ़ती है। वचन भी हो गया। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक हो गया। लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। देखिए लिंग में हो गया लड़का पढ़ता है, तो यहाँ लिंग चेंज भी हो गया, लड़की पढ़ती है। वचन में आपका हो गया लड़का पढ़ता है, तो ये एक वचन में है, ये बहुवचन में आ गया लड़के पढ़ते हैं। कारक यहाँ हो गया लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पे कारक में देखिए लड़के को पढ़ने दो, को आपका कारक हो गया। इसी तरह विकारी शब्द को लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे अ प्लस विकारी। यहाँ अ प्लस विकारी, तो यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे परंतु, परंतु, परंतु किसी में भी आ जाएगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परंतु ही लिखाएगा। तथा, तथा भी, तथा यदि लिंग, वचन, कारक किसी में भी हो, इसे परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि, ये शब्द इनका कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के अंतर्गत विकारी शब्द के प्रकार, जिसमें पहला है आपका संज्ञा। संज्ञा देखिए किसे कहते हैं? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। संज्ञा के व्याकरण में 5 प्रकार भेद बताए गए हैं जो निम्न हैं। हम लोग ओरली ही हम बता दे रहे हैं आपको कि क्या क्या है। पहला जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़, जैसे लड़का, लड़का में तो ये एक नहीं है, पूरे जाति का हो गया लड़का। लड़की, एक लड़की का बात नहीं है। स्कूल, आदमी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम देखिए। राम, तो राम
जैसे राम, तो राम एक ही व्यक्ति का नाम है। कृष्ण, कृष्ण ये भी एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का बोध होता है। राम, कृष्ण ये सब व्यक्ति के नाम है। आम ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। आम, सेब, अमरूद, केला ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना, दिल्ली, कोलकाता ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। तीसरा हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार से जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। गुणों के अर्थ में जानेंगे तो गुणों के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमता ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। हम परिभाषा में बताए थे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण यानी कि गुण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए अवस्था यानी कि दशा के अर्थ में परिभाषा में हम आप लोगों को बताए थे गुण, दशा इन सब के अर्थ में बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दशा यानी अवस्था दोनों एक ही बात है। अवस्था के अर्थ में देखिए क्या क्या होता है। जवानी, बचपन, बुढ़ा इत्यादि। अर्थ में हो गया आपका, दशा के अर्थ में हो गया जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपका दशा का रिलेशन अवस्था से था तो हमने बताया आपको, और यहाँ दशा जो हम लिखे हैं इसका अर्थ व्यापार से है। परिभाषा में हमने क्लियर किया है कि गुण, दशा या व्यापार, भाव इन सब से बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो दशा है यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग जानेंगे। उन्नति यानी कि व्यापार में उन्नति होना, ये भी भाववाचक संज्ञा में आ गया। उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। आदि, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। अब लास्ट भाव के अर्थ में देखिए, परिभाषा में हमने क्लियर किया है कि भाव के अर्थ में भी, तो भाव के अर्थ में भी आपको बता देते हैं कि समझने में कोई परेशानी ना हो। भाव के अर्थ में मित्रता, मित्रता एक भाव है। शत्रुता, शत्रुता भी एक प्रकार की भावना है। कृपणता, कृपण, निर्दयता ये सब भाव है। मित्रता यानी कि हम किसी के प्रति मित्र का भाव रखते हैं अपने मन में। शत्रुता यानी किसी को अपना शत्रु समझते हैं, वो भी एक भाव हो गया। निर्दयता, कोई कोई इंसान निर्दयी होते हैं, ये भी एक प्रकार का भाव ही हुआ। मित्रता एक भावना हो गया। ईमानदारी, कंजूस इत्यादि ये सब एक प्रकार के भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के थे, हमने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से
एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि व्यक्तियों के समूह का बोध होता है तो व्यक्तियों के समूह का बोध होता है तो क्या लिखेंगे इसमें? कक्षा। कक्षा ये व्यक्तियों के समूह का बोध है। सेना ये भी व्यक्तियों के समूह का बोध है। संघ, टुकड़ी इत्यादि ये सब व्यक्तियों के समूह का बोध है। इससे व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। दूसरा, वस्तुओं के समूह का बोध। वस्तुओं के समूह का बोध कुंज, ढेर, गुच्छा यानी कि चाबियों का गुच्छा इत्यादि। पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इस द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। दूसरा हो गया आपका पदार्थों के नाम। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी। देखिए पदार्थों के नाम में दूध, दही, घी, तेल आदि, इन सबको हम लोग नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और भी बहुत सारी चीज़ें, चीनी, चावल, तेल, तो ये सब हम लोग नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है। बस आज की क्लास में इतना ही। यदि कोई इससे रिलेटेड कुछ हम जानकारी लेना है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना है या फिर कुछ नया जानने की इच्छा है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। तो आप मेरे वीडियो को देखें, पूरा देखें कि पता चले कि हम क्या पढ़ाए हैं, कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।